हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत करेंगे 23 मई 2021 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के साथ। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से हर एक क्वेश्चन को पढ़िएगा। पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप डायरेक्टली पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, तो आपको टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। और आप सभी को बता देता हूँ, कल के दिन 22 मई से फाइनली करंट अफेयर का फुल बैच स्टार्ट हो चुका है अनअकैडमी प्लस में। आप लोग इसको अवेल कर सकते हो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेकर। डिस्काउंट कोड है वरुण777। अगर आप इसको लगाते हैं तो 10% का आपको डिस्काउंट अनअकैडमी पर मिल जाएगा। इसका यूज आप किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए कर सकते हो, जैसे कि सीडीएस हो गया, आईआईटी जेई, यूपीएससी, स्टेट पीएससी। आप कोई भी सब्सक्रिप्शन में इसका यूज कर सकते हो। इस टाइम पर ये सारे ऑफर चल रहे हैं, आप इन सभी को इस डिस्काउंट कोड की मदद से अवेल कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है आज का, अभी हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडायवर्सिटी हम लोगों ने कौन से दिन मनाया है? बायोडायवर्सिटी के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है हर साल 22 मई को। कब मनाया जाता है? 22 मई। और सबसे पहली बार इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडायवर्सिटी सन 2000 में मनाया गया था। कब? 2000 में। इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आपको ध्यान रखना है इस बार की 2021 की थीम क्या है। इस बार की थीम वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। तो आपको ध्यान रखना है, ऐसी ये जो सिंपल वाली थीम होती है, बिल्कुल छोटी सी थीम होती है, ये जरूर एसएससी और आईबीपीएस में पूछी जाती है। तो ध्यान रखिएगा इस बार की इसकी थीम वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। ये दिवस बेसिकली मनाया जाता है बायोडायवर्सिटी को कंजर्वेट करने के लिए। एक्चुअली कहने का मतलब यह है कि एनवायरनमेंट में रहने वाले जो तरह तरह के जीव जंतु हैं, उन सभी को रहने का हक है इस धरती में। आप सभी का संरक्षण करके चलिए। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा अभी हाल ही में एक एंटीबॉडी डिटेक्शन बेस्ड किट लॉन्च करी गई है, जिसका नाम है डिपकोवैन। क्या नाम है? डिपकोवैन। तो ये जो डिपकोवैन नाम की एक किट है, इसको डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया है। अब समझिए ये एंटीबॉडी डिटेक्शन बेस्ड किट है क्या। इसकी खास बात यह है कि हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है और ब्लड में जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा के अंदर आईजीजी एंटीबॉडीज एक होती है, ये उनको डिटेक्ट करने की का काम करेगी ये किट। ओके। और ये जो आईजीजी एंटीबॉडीज होते हैं, ये COV2 नाम के जो एंटीजेंस होते हैं, इनको टारगेट करने का काम करते हैं। अब देखो, ये जो COV2 एंटीजेंस हैं, अगर ये किल हो जाएंगे हमारी बॉडी में, तो कोविड और तेजी से हमें पकड़ता चला जाएगा। या फिर आप ये बोल सकते हो, ये वाले जो एंटीजन है COV2, अगर ये टारगेट करके किल होते गए, इनको आईजीजी एंटीबॉडीज अगर मारते रहेंगे, तो क्या होगा, आपकी बॉडी में इम्यूनिटी कम होती चली जाएगी। और इम्यूनिटी कम होगी तो जाहिर सी बात है, कोरोना आपके ऊपर ज्यादा अटैक करेगा। इस वजह से ये जो डिप कोविन है, डिप कोविन डिटेक्ट करेगा किसे? आईजीजी एंटीबॉडीज को। ये बनाई गई है डीआरडीओ के द्वारा। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली, और डीआरडीओ के चीफ हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। क्या नाम है? जी सतीश रेड्डी। क्या आपको पता है डीआरडीओ की पूरे भारत में इस टाइम पे टोटल कितनी लैब है? डीआरडीओ की इस टाइम पर 52 लैब्स हैं पूरे भारत में। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में दूरदर्शन ने फैसला लिया है कि एक नया चैनल खोलेंगे। दूरदर्शन किस नाम से एक नया चैनल खोलने जा रहा है? दूरदर्शन बहुत जल्द एक नया चैनल खोलेंगे डीडी इंटरनेशनल के नाम से। किस नाम से? डीडी इंटरनेशनल। नाम से ही आपको पता लग रहा है, इस चैनल की खास बात ये होगी, इसमें जो भी न्यूज का प्रसारण किया जाएगा वो पूरे वर्ल्ड में दिखाया जाएगा। ये इसकी खास बात है। डीडी इंटरनेशनल की बात करें तो इसको अगले 6 महीने के अंदर लॉन्च कर दिया जाना चाहिए। और दूरदर्शन की स्थापना 1959 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। और आपको पता है इसके ऑनर कौन है? प्रसार भारती। प्रसार भारती के द्वारा यह एक्वायर्ड है। प्रसार भारती एक स्टैचुरी बॉडी है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। और इसकी एक सब्सिडरी भी है, जिसको हम लोग ऑल इंडिया रेडियो के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? ऑल इंडिया रेडियो। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में करी गई थी, लेकिन 1957 में इसी का नाम आकाशवाणी पड़ गया। क्या पड़ गया? आकाशवाणी। बाय द वे, दूरदर्शन की टैगलाइन क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में NMMS मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया, किसके द्वारा? यहाँ पर NMMS का मतलब यह है नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर। तो इसको लॉन्च किया गया रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। अब समझिए इसका मेन मोटो क्या है।
ये जो नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, इसकी मदद से महात्मा गांधी नरेगा योजना जो है, महात्मा गांधी नरेगा, तो ये जो महात्मा गांधी नरेगा योजना है, इसके तहत जो भी वर्कर्स काम करते हैं उनकी अटेंडेंस लगाई जाएगी इस मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू। और साथ में इसी के साथ इन्होंने एरिया ऑफिसर मॉनिटरिंग ऐप भी लॉन्च किया हुआ है। क्या लॉन्च किया है हुआ है? एरिया ऑफिसर मॉनिटरिंग ऐप। ये क्या काम करेगा? इस एप्लीकेशन में ये जो वर्कर्स होंगे इनसे जुड़े हुए डॉक्यूमेंट्स को सेव किया जाएगा। तो भारत सरकार का कहना है कि अब मनरेगा वर्कर्स जो होंगे उनकी हाजिरी लगेगी, अटेंडेंस लगेगी इस मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू, जिससे उनको पेमेंट देने में आसानी होगी कि कितने दिन आए हैं, जितने दिन उन्होंने काम किया होगा उतने दिन का उन्हें पेमेंट मिल जाएगा। इसमें पहले से काफी टाइम लगा करता था, बट अब डायरेक्टली सॉफ्टवेयर अगर बता देगा तो सीधे टाइम नहीं लगेगा और डायरेक्टली बहुत जल्दी उनके अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो जाएंगे। नरेंद्र सिंह तोमर के पास रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, पीयूष गोयल के पास रेलवे मिनिस्ट्री है, नरेंद्र मोदी आपको पता ही है, और राजनाथ सिंह के पास कौन सी मिनिस्ट्री है? इनके पास डिफेंस मिनिस्ट्री है। आपसे आज का मेरा ये क्वेश्चन है, क्या आप बता सकते हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास कौन सी मिनिस्ट्री है? अगर आपको पता है तो जरा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। और यहाँ पर एक चीज आपको और बता देता हूँ, महात्मा गांधी नरेगा योजना जो है इसका फुल फॉर्म क्या है? इसको बोलते हैं महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, तो इसको बोला जाता है महात्मा गांधी नरेगा योजना। ओके, एक बार फिर से पढ़िए, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसको साल 2005 में लाया गया था और 2006 में इसको भारत में अप्लाई किया गया था। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा राज्य है जिसने अभी हाल ही में ये फैसला पारित कर दिया है कि इस राज्य के अंदर जितने भी बिलो पॉवर्टी लाइन कोविड पेशेंट हैं, ऐसे कोविड पेशेंट जो कि गरीबी रेखा के नीचे हैं, प्राइवेट अस्पतालों में उनका इलाज फ्री किया जाएगा। तो ये कर दिया है हरियाणा सरकार, मतलब मनोहर लाल खट्टर की सरकार के द्वारा यह फैसला लिया गया है कि हरियाणा के अंदर कोई भी कोविड पेशेंट जो कि गरीबी रेखा के नीचे होगा, उसका प्राइवेट अस्पताल में भी इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। इससे पहले खट्टर सरकार के द्वारा जो ये फैसिलिटी बिलो पॉवर्टी लाइन को दी जा रही थी, वो 35,000 रुपए तक की दी जा रही थी। मतलब पहले ये प्रावधान था कि यहाँ पर कोविड पेशेंट 35,000 रुपए तक का इलाज करा सकते थे, लेकिन अब पूरे तरीके से इसको फ्री कर दिया गया है। हरियाणा में खट्टर सरकार है, गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य। राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार है, गवर्नर है यहाँ पर कलराज मिश्र। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और गवर्नर यहाँ पर भी आनंदीबेन पटेल ही है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के द्वारा अभी डैप फर्टिलाइजर में सब्सिडी 140% बढ़ाकर कर दी गई है। यहाँ पर डैप का मतलब क्या है? तो आपको ध्यान रखना है, डैप फर्टिलाइजर जिसमें भारत सरकार के द्वारा 140% सब्सिडी बढ़ाकर कर दी गई है, यहाँ पर डैप का फुल फॉर्म है, इसको बोलते हैं डाई अमोनियम फास्फेट। क्या बोलते हैं? डाई अमोनियम फास्फेट। तो डाई अमोनियम फास्फेट एक ऐसा उर्वरक है जिसका यूज पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा किसान करते हैं। मतलब या फिर आप ये बोल सकते हो, ये फास्फेट बेस्ड ऐसा उर्वरक है कि पूरी दुनिया में इसका यूज खेती में सबसे ज्यादा किया जाता है। तो किसानों को अभी तक जो सब्सिडी मिला करती थी वो पर बैग में, मतलब अगर कोई भी किसान एक बैग पूरा डैप का खरीद रहा है तो उसको 500 रुपए की छूट मिला करती थी। 500 रुपी पर बैग की सब्सिडी मिला करती थी। इसको बढ़ाकर कितना कर दिया है? इसको बढ़ाकर 1200 रुपए कर दिया है। अब से किसानों को 1200 रुपए पर बैग में सब्सिडी मिलेगी। ठीक है, तो ये अगर कंपेयर करो तो कितना हो गया? ये हो गया 140% की यहाँ पर बढ़ोतरी हो गई है सब्सिडी में। अगला क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड एल्डर लाइन हेल्पलाइन नंबर फॉर सीनियर सिटीजन? वृद्धों के लिए कौन से मंत्रालय के द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है जिसको बोला गया है एल्डर लाइन हेल्पलाइन नंबर? यह हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। अब इसके लिए एक टोल फ्री नंबर दिया गया है, ये टोल फ्री नंबर है 14567। अब देखिए यहाँ पर क्या सपोर्ट दिया जा रहा है। पहली चीज तो आपको ध्यान रखना है, ये पहले से ही कई राज्यों में चल रही थी स्कीम। कौन कौन से राज्यों में? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और तमिलनाडु। इन 5 राज्यों में पहले से ही ये स्कीम चल रही थी, जिसमें वृद्धों को टेलीफोनिक सपोर्ट देते थे
14567 के तहत। लेकिन अभी हाल ही में क्या प्रावधान किया गया है, पूरे भारत में इसको अप्लाई कर दिया गया है। मई 2000 के आखिर तक भारत के हर एक राज्य और हर एक यूटी में इसको लेवाई कर दिया जाएगा। अब इसका मेन मोटो क्या है, कोई भी अगर वृद्ध व्यक्ति हैं, अगर उन्हें 3 चीजों में से किसी की भी जरूरत है, पहला तो उन्हें हेल्थ सपोर्ट उन्हें यहाँ पर मिलेगा, दूसरा इमोशनल सपोर्ट मिलेगा, और तीसरा उन्हें लीगल सपोर्ट मिलेगा। हेल्थ सपोर्ट की जरूरत तब पड़ती है जब जाहिर सी बात है उनकी हेल्थ खराब होगी किसी भी तरीके की, तो अगर घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो वो डायरेक्टली 14567 पे कॉल कर सकते हैं। दूसरा है इमोशनल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट भी उनको इस वाली कॉल पर मिलेगा। और तीसरा है लीगल सपोर्ट, लीगल सपोर्ट की जरूरत तब पड़ती है जब घर वाले किसी भी तरीके से तंग कर रहे हैं किसी बुजुर्ग को, तो उस केस में वो 1 4 5 6 7 पर कॉल कर सकते हैं। अभी तक ये 5 राज्यों में था, अब ये पूरे देश में अप्लाई किया जा रहा है मई 2021 के आखिर से। और एक चीज और आपको ध्यान रखना है, ये जो एल्डर लाइन हेल्पलाइन नंबर है, इसमें भारत सरकार की मदद कौन सी कंपनी करती है, इसमें भारत सरकार की मदद करती है टाटा ट्रस्ट। कौन सी? टाटा ट्रस्ट। क्योंकि ऐसे बुजुर्गों को सपोर्ट कहाँ से दिया जाएगा, तो उनके लिए जो इंफ्रा वगैरह है वो सब टाटा ट्रस्ट बनाकर देता है। टाटा ट्रस्ट टाटा की एनजीओ है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के मिनिस्टर कौन है? ये हैं थावर चंद गहलोत। सिविल एविएशन मंत्रालय है हरदीप सिंह पुरी के पास। रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है नरेंद्र सिंह तोमर के पास। एंड विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है स्मृति ईरानी के पास। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और आईएलओ मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों की रिपोर्ट के आधार पर पता लगा कि जो ज्यादा देर तक काम करने वाले लोग होते हैं उनमें किस चीज के डिसीज के लक्षण पाए जाते हैं, या फिर उन्हें कौन सी बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। तो अभी डब्ल्यूएचओ और आईएलओ की एक रिपोर्ट आई है। इनकी इस रिपोर्ट के तहत यह बताया गया कि ऐसे लोग जो कि एक हफ्ते में मतलब 7 दिनों में 55 घंटे से ज्यादा काम करते हैं, तो उस केस में उनकी बॉडी में हार्ट स्ट्रोक होने के चांसेस 35% तक बढ़ जाते हैं, मतलब उन्हें हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये अभी डब्ल्यूएचओ और आईएलओ की रिपोर्ट के तहत बताया गया है, क्योंकि जो लॉन्ग वर्किंग आवर्स करने वाले लोग होते हैं उनको हार्ट स्ट्रोक का खतरा 35% तक बढ़ता हुआ बताया गया है। आईएलओ की यहाँ पर अगर बात करें तो आईएलओ की स्थापना 1919 में करी गई थी। आईएलओ का हेडक्वार्टर है जिनेवा और आईएलओ के प्रेसिडेंट हैं गाई राइडर। क्या नाम है? गाई राइडर। अब डब्ल्यूएचओ की स्थापना 1948 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर भी जिनेवा है और डब्ल्यूएचओ के प्रेसिडेंट हैं टेड्रोस एडनैन। क्या नाम है? टेड्रोस एडनैन। अगला क्वेश्चन है, भारत ने अभी हाल ही में यह कौन सा गल्फ कंट्री है जिसके साथ मिलिट्री कॉर्पोरेशन को लेकर एक पैक्ट साइन किया है? भारत सरकार ने ओमान के साथ पैक्ट साइन किया है मिलिट्री कॉर्पोरेशन को लेकर। ये जो कॉर्पोरेशन है ये आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के लिए किया गया है, लेकिन जो स्पेशली जो इनमें सबसे ज्यादा पैक्ट साइन किए गए हैं वो नेवल सपोर्ट को लेकर साइन किए गए हैं। ओके, तो अल्टीमेटली कहने का मतलब यह है कि भारत सरकार ओमान नेवी का सपोर्ट यहाँ पर चाहती है और इसका बहुत बड़ा फायदा ओमान नेवी को भी मिलेगा। अब यहाँ पर ओमान का गल्फ अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पर मैप में देख लीजिए, ये है भारत और इधर जब आप जाते हो तो यहाँ नीचे की तरफ ये ओमान गल्फ यहाँ पर आपका पड़ता है। ठीक है, दिस इज गल्फ ऑफ ओमान। और ऊपर यहाँ पर आप चले जाओगे आगे तो यहाँ पर ऊपर की तरफ आपको इराक मिलेगा, नीचे सऊदी अरेबिया और यूएई मिलेंगे। ओके, तो ये आपका गल्फ ऑफ ओमान पड़ता है। गल्फ ऑफ ओमान वाटरवेज बॉडी पर मिलिट्री कॉर्पोरेशन के लिए पैक्ट साइन किया गया है। ओमान की कैपिटल है मस्कट, कतर की कैपिटल है दोहा, सऊदी अरेबिया की कैपिटल है रियाद और यूएई की कैपिटल है अबू धाबी। क्या आप बता सकते हो ओमान में इस टाइम पे राष्ट्रपति कौन है? ओमान में राष्ट्रपति हैं हैतम बिन तारिक अल सईद। क्या नाम है इनका? हैतम बिन तारिक अल सईद। ओमान में करेंसी कौन सी चलती है? यहाँ पर ओमानी रियाल चलता है। क्या? ओमानी रियाल। ये पैक्ट अभी साइन हुए हैं हाल ही में, 2 दिन मीटिंग चली है 19 और 20 मई को, तब ये पैक्ट साइन हुए हैं दोनों देशों के बीच में। अभी हाल ही में नेशनल इंडेंजर्ड स्पीसीज डे हम लोगों ने कौन से दिन मनाया? नेशनल इंडेंजर्ड स्पीसीज डे मनाया जाता है हर साल मई के तीसरे फ्राइडे को। मई मंथ के तीसरे फ्राइडे को हर साल मनाया जाता है। तो इस बार तीसरा फ्राइडे कौन सा दिन पड़ा? ये पड़ा 21 मई को। तो साल 2021 का नेशनल इंडेंजर्ड स्पीसीज डे 21 मई को मनाया गया।
इंडेंजर्ड स्पीसीज डे क्यों मनाया जाता है? विलुप्त प्रजातियां जो हो रही हैं पशुओं की, उनको बचाने के लिए दिवस मनाया जाता है। अभी हाल ही में आईएमएफ के द्वारा ग्लोबल वैक्सीनेशन प्लान के लिए कितनी धनराशि आवंटित करी गई है? ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली आईबीपीएस वाले स्टूडेंट्स के लिए। बैंकिंग वाले जितने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ग्लोबल वैक्सीनेशन प्लान के तहत आईएमएफ के द्वारा इस बार $50 बिलियन की धनराशि अभी हाल ही में आवंटित करी गई है, और ये धनराशि आईएमएफ की प्रेसिडेंट क्रिस्टलिना जॉर्जिवा के द्वारा आवंटित करी गई है। मैंने आपको परसों के वीडियो में एक क्वेश्चन कराया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि अभी हाल ही में डब्ल्यूएचओ के द्वारा ये कहा गया है कि वैक्सीनेशन सपोर्ट में इनइक्वालिटी देखने को मिल रही है पूरे वर्ल्ड में। मतलब ऐसे कंट्री जो कि लोअर और लोअर मिडिल क्लास कंट्रीज में कंसीडर किए जाते हैं, जिनकी अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर है, उनको वैक्सीनेशन नहीं मिल रहे हैं। ज्यादातर वैक्सीनेशन उन कंट्रीज के पास है जिनकी अर्थव्यवस्था अच्छी है। तो यहाँ पर डब्ल्यूएचओ ने क्या कहा था उस टाइम पर, मैंने आपको परसों बताया भी था कि डब्ल्यूएचओ का कहना था हम अलग से एक फंड रेज करेंगे। तो डब्ल्यूएचओ के सपोर्ट में आईएमएफ के द्वारा ये वही फंडिंग है जो कि रेज करी गई है। इस पैसे का यूज वहां किया जाएगा, पूरी दुनिया में ऐसे देश जो कि अपने लिए वैक्सीन नहीं खरीद पा रहे हैं, उन सभी कंट्रीज को ये पैसा बांटा जाएगा आईएमएफ के द्वारा। तो आपको ध्यान रखना है, $50 बिलियन का आईएमएफ के द्वारा फंड रेज किया गया है। आईएमएफ का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन। आईएमएफ की स्थापना 1945 में करी गई थी, और आईएमएफ में इस टाइम पे जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं, ये भारतीय मूल की हैं। इनका नाम है गीता गोपीनाथ। क्या नाम है? गीता गोपीनाथ। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा अभी हाल ही में मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस लॉन्च किया गया? ये है महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार। इनके द्वारा मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस लॉन्च किया गया है। अब समझिए ये मिशन है क्या। उद्धव ठाकरे की सरकार का कहना है कि हम महाराष्ट्र में खुद ही ऑक्सीजन बनाएंगे, और उसके लिए इन्होंने क्या अनाउंसमेंट किया है, इस मिशन के तहत इनका कहना है ऐसी इंडस्ट्री या ऐसे प्लांट वर्कर्स जो कि इसमें सरकार का साथ देंगे, उन वर्कर्स को स्पेशल इंसेंटिव दिए जाएंगे। मतलब सैलरी तो मिलेगी, अलग से उनको पर्क्स भी मिलेंगे और इंसेंटिव भी मिलेंगे। दूसरी चीज इनका कहना है उन फैक्ट्री मालिकों से जो कि ऑक्सीजन बनाएंगे महाराष्ट्र सरकार के लिए, उन फैक्ट्रीज के लिए इनका कहना है कि ये एसजीएसटी उनका रिफंड कर देंगे, मतलब माफ कर देंगे। आपको बता दूं, जीएसटी जब आप पे करते हो तो आपका जीएसटी दो हिस्सों में बढ़ जाता है। एक होता है एसजीएसटी और दूसरा होता है सीजीएसटी। एसजीएसटी का मतलब होता है स्टेट जीएसटी, ये स्टेट गवर्नमेंट को जाता है, और सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। तो इसमें जो एसजीएसटी वाला हिस्सा है, इनका कहना है ऐसी फैक्ट्रियां जो ऑक्सीजन बनाएंगी उनका हम एसजीएसटी माफ कर देंगे, साथ में इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी भी माफ करेंगे, और अगले 5 साल तक पावर कंजम्पशन जितना भी होगा, मतलब बिजली कंजम्पशन जितना होगा, उसमें अलग से एक्स्ट्रा सब्सिडी भी देंगे। तो इतना सारा पैकेज इन्होंने मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस के तहत लॉन्च किया है। ये सिर्फ इस वजह से कि ऑक्सीजन की ज्यादा से ज्यादा सप्लाई की पूर्ति हो सके। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार है, गवर्नर है यहाँ पर भगत सिंह कोश्यारी। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, गवर्नर है जगदीप धनखड़। हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर की सरकार है, गवर्नर है यहाँ पर बंडारू दत्तात्रेय। तमिलनाडु में अभी हाल ही में एमके स्टालिन की सरकार आई है, और यहाँ पे गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। अगला क्वेश्चन है, इंडियन ग्रैंड प्रिक्स फ्लोर और इंटर स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप, इसको होस्ट किया जाएगा कौन से शहर में? इसको कर्नाटक की कैपिटल बेंगलोर में होस्ट किया जाएगा। ये कब होस्ट होना है? ये अगले महीने होगा, जून में। एक चीज ध्यान रखिए, टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफायर डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में ये आखिरी टूर्नामेंट है। कहने का मतलब भारतीय खिलाड़ियों के लिए ये क्वालिफायर एज ए आखिरी मौका है। ये एक लास्ट चांस है जिसमें वो खिलाड़ी जो कि जगह बना लेंगे तो वो टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। जो इसमें जगह नहीं बना पाएंगे वो फिर अब इस बार के टोक्यो ओलंपिक्स नहीं खेल पाएंगे। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब यह है कि टोक्यो ओलंपिक्स के लिए भारत में चल रहे क्वालिफायर टूर्नामेंट्स का ये आखिरी टूर्नामेंट है, जो कि अब अगले महीने होने जा रहा है। इसके बाद दरवाजे फिलहाल के टोक्यो ओलंपिक्स के लिए बंद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट फीफा अंडर 17 विमेंस वर्ल्ड कप? आपसे कह रहा है फीफा का अंडर 17 विमेंस वर्ल्ड कप जो है, इसको होस्ट करेगा कौन सा देश? इसको होस्ट करेगा इस बार भारत। इंडिया को इसकी होस्टशिप मिल गई है, और ये कब होने वाला है?
ये 2022 में होगा। अगले साल होने वाला है फीफा अंडर 17 विमेंस वर्ल्ड कप। तो इस बार इसकी अध्यक्षता भारत करेगा। यहाँ पर एक चीज आपको और बता दूं, भारत ये दूसरी बार होगा जब इसको होस्ट करेगा फीफा अंडर 17 विमेंस कप को। ये कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? अगले साल 11 से लेकर 30 अक्टूबर तक ये आयोजित किया जाएगा। फीफा की अगर बात करें तो फीफा की स्थापना 1904 में करी गई थी फ्रांस में, फ्रांस के अंदर पेरिस में। लेकिन बाद में फीफा का हेडक्वार्टर ज्यूरिक बना दिया गया। तो आज की डेट में फीफा का हेडक्वार्टर ज्यूरिक है। और फीफा के प्रेसिडेंट कौन है? इनका नाम है गिनी इन्फेंटिनो। क्या नाम है? गिनी इन्फेंटिनो। भारत की कैपिटल नई दिल्ली, जापान की कैपिटल टोक्यो, डेनमार्क की कैपिटल कोपनेगान और नीदरलैंड की कैपिटल एम्स्टरडैम। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एनएसए ऑफ पाकिस्तान? अभी हाल ही में पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? पाकिस्तान के एनएसए बनाए गए हैं मोइद डब्ल्यू यूसुफ। इनका पूरा नाम क्या है? मोइद डब्ल्यू यूसुफ। तो ये अभी हाल ही में एनएसए ऑफ पाकिस्तान बनाए गए हैं। इनको अपॉइंट किया गया इमरान खान के द्वारा। इमरान खान की पार्टी का नाम है तहरीक ए इंसाफ। और भारत के एनएसए कौन है? अजीत डोभाल। कौन है? अजीत डोभाल। क्या आप बता सकते हो अमेरिका के एनएसए कौन है? यूएस के एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। चलिए मैं बताता हूँ, इनका नाम है जैक सुलिवन। क्या नाम है? जैक सुलिवन। उम्मीद करता हूँ सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। फर्दर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वरुण 777 डिस्काउंट कोड है अन अकेडमी में सब्सक्रिप्शन के लिए। आप इसका यूज अन अकेडमी पर सब्सक्राइब करने के लिए यूज कर सकते हो। 10% का डिस्काउंट आप अवेल कर सकते हो इस डिस्काउंट कोड से। तो आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।